अ, फिर से हम वापस पावेल उस सवाल पे लौटते हैं जहाँ पे रूरल प्लेन पे अपने को मजबूत करने के बिना लगभग आगे की बातें नहीं की जा सकती हैं। वहाँ पे जब पंजाब के मैं मालवा में लगातार घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि पंजाब सबसे बड़ा दलित आबादी वाला राज्य है। 1/3 पॉपुलेशन दलित खेतिहर मजदूर दलित हैं, जो खेतिहर मजदूर और पिंडू मजदूर यूनियन उसमें काम करते हैं। उनके जो गाँव में जो संगठन हैं, या तो खेतिहर मजदूरों के संगठन हैं और जो पेंडू मजदूर यूनियन करके अलग-अलग संगठनों के संगठन हैं, जो ज़्यादातर जो लेफ्ट के बड़े हिस्सों से आते हैं। वहाँ पे जो आम समस्याएँ या आम रिपोर्टिंग के दौरान मैंने जो महसूस की, उसमें जो नजूल लैंड पे है उसका गाँव के धनी किसानों द्वारा कब्ज़ा, कास्ट एट्रोसिटीज़, मजदूरी फिक्स किए जाने की घटनाएँ, और उन सब चीज़ों में लगातार एक गाँव में तनाव बना हुआ है, जिसमें लैंडेड जो जट किसानी है उसका डायरेक्ट टकराव दलित खेतिहर मजदूरों से और दलित मजदूरों से हो रहा है। उसी दौरान में हमने एक खुशनुमा विकास देखा कि पंजाब के 7 खेतिहर मजदूर संगठनों और पेंडू मजदूर यूनियनों का एक साझा मोर्चा भी बना, जिन्होंने पटियाला में 9 से 11 अगस्त के बीच में अपना एक मोर्चा लगाया। वो अभी पक्का मोर्चा जैसा चीज़ नहीं हो सकते हैं। अब जब हम इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पे मजदूरों और किसानों का एक टकराव की स्थिति बनती है, और लगातार रूरल प्लेन में कास्ट एट्रोसिटीज़ की घटनाएँ भी लगातार बढ़ रही हैं। भारत में कास्ट एक बड़ी सच्चाई है, जिसको बिना एड्रेस किए ना कोई भी प्रगतिशील आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है। आप एक बुद्धिजीवी होने के नाते, एक टिप्पणीकार होने के नाते, ये जो सहयोग और टकराव के मुद्दे हैं, जो खेतिहर मजदूरों में और किसानों में, जो लैंडेड कम्युनिटी है और उसमें जो कास्ट का एंगल है, वो उसको और कॉम्प्लेक्स कर देता है। एक प्रगतिशील किसान आंदोलन को, या एक प्रगतिशील आंदोलन जो अपनी बातें बेहतर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता है, उसके लिए ये कैसी चुनौती हैं और कैसे समन्वय और सहयोग के मुद्दे इसमें उभर सकते हैं? ये हकीकत में एक बड़ी चुनौती है और इसको सर करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए एक तरह की बहुत बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है। और ये एक इसमें बात ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन किस तरह की अप्रोच लेके चलता है, बात ये है। क्योंकि ये बात ठीक है कि कास्ट एक बड़ा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने के लिए एक तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कास्ट का क्वेश्चन है, पर वो सॉल्व क्लास के एंगल से ही होगा। सॉल्व मीन्स उसको आप ओवरकम तब कर पाएँगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कास्ट है पंजाब में या इंडिया में, हमें इसे विदिन पीपल कंट्राडिक्शन लेना चाहिए। ये पीपल्स के विदिन की कंट्राडिक्शन है। उसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैं तो पंजाब के एक्सपीरियंस से ज़्यादा बताना चाहूँगा। जो अब तक हमने देखा है पंजाब में, क्या होता है कि जो पंजाब के लैंडलॉर्ड्स हैं, पंजाब में बड़ी ज़मीन वाले लोग गाँव में होते हैं। एक्चुअली ज़्यादा लेबर की ज़रूरत उनको होती है, जो लेबर को सीधे अपने खेतों में लेके आते हैं। अच्छा, मिडल पीजेंट्री भी है, पुअर पीजेंट्री भी होती है, उनको भी ज़रूरत होती है, पर उनकी टोटल जो उनका एक्सपेंडिचर होता है, उसमें वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता लेबर का। वर्किंग क्लास जो गाँव में खेत मज़दूर होते हैं, उनका। एक इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हित का सीधा टकराव है, वो एक खेत मज़दूर का बड़े लैंडलॉर्ड के साथ बनता है। उसका इंटरेस्ट होता है कि उसे जो एक डेली का जो वेज का रेट है वो उसके हिसाब से मिले। उसका होता है कि अगर कम से कम दो, तो उसकी एक्सप्लॉइटेशन होगी तो उसको बेनिफिट होगा। ये एक टकराव होता है। होता ये है उसमें कि जो गाँव के बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो मिडल और पुअर पीजेंट को कास्ट के नाम पर मोबिलाइज़ कर लेते हैं अपने फ़ेवर में, और ये बना देते हैं कि जो अपना पैडी का सीज़न में, या गेहूँ की कटाई के सीज़न में, कि हम तो इतनी दिहाड़ी देंगे आपको, और उसके लिए वो बाईकाट तक वो चले जाते हैं। बात ये है कि इस बात को अ, वही ऑर्गेनाइजेशन हाथ ले सकती है और सॉल्व कर सकती है जिसका क्लास एंगल हो, और जो कास्ट को विदिन पीपल कंट्राडिक्शन माने। जिसका मीनिंग ये हो गया कि किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि किसान ऑर्गेनाइजेशन एक वो एक तरह डोमिनेंट सोसाइटी में से है वहाँ गाँव में, उसकी से है, वो उसका हाथ ऊपर है। इसलिए वो क्या अप्रोच लेती है, इसका उस कंट्राडिक्शन को सॉल्व करने में बड़ा रोल बन जाएगा।
खेत मजदूरों का भी बनेगा। वो क्या अप्रोच लेते हैं, खेत मजदूरों का तो इस एंगल से बनता है कि उनको ये चाहिए कि वो अपनी क्लास को मोबिलाइज करें लैंड लॉर्ड के अगेंस्ट। और जो पीजेंट में जो लोग हैं उनकी सबसे पहली तो ज़रूरत ये पड़ेगी कि वो उनकी ओरिएंटेशन वो रेवोल्यूशनरी हो। रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये है कि वो खेत मजदूरों को अपना हिस्सा मानते हो क्लास के तौर पर। और ये बात ठीक है कि एक क्लास में अलग अलग सेक्शन तो हो सकते हैं, कोई लैंडलेस है, कोई कंपैरेटिवली उसके पास लैंड ऑनर होगा, वो अलग सेक्शन हो गई। पर अगर ब्रॉडली वो देखेंगे उनके बेसिक इंटरेस्ट क्या है, बेसिक इंटरेस्ट हैं जो वो उसको भी लैंड चाहिए, उस पर उसके पास बिल्कुल नहीं है, इसके लिए इसलिए उसको लैंड चाहिए। किसी के पास कम है, इतनी कम है कि उसका गुजारा नहीं होता, उसको भी चाहिए। जिससे चाहिए वो उनका क्लास इंटरेस्ट उसके अगेंस्ट है, वो लैंडलॉर्ड है। बात ये है कि जब मैं बोल रहा था कि जैसे पैडी के सीजन में, पैडी लगाने के सीजन में क्या होता है कि टकराव बन जाता है गांव में। बहुत जगह जो रेवोल्यूशनरी ओरिएंटेशन वाली किसान ऑर्गेनाइजेशन है उनके दखल से वो टकराव टल जाता है, रुक जाता है। क्योंकि वो जो बोलते हैं गांव के किसानों को कि देखिए जो मजदूर हैं इनके साथ आपका जो किसी ने 2 एकड़ 3 एकड़ लगवाना है, अगर 4 एकड़ लगवाना है, तो आपके टोटल जो खर्चे में ये देखिए कि इनका कितना बन गया। आपने एक मल्टीनेशनल को पेस्टिसाइड में इतना निकाल दिया, आपने एक मल्टीनेशनल को सीड में इतना दे दिया, आपने एक ट्रैक्टर के लोन पे इतना दे दिया। उस टोटल में आपने एक खेत मजदूर को 400 दे दिया, 600 रुपए दे दीजिए, 700 दे दिए। जे आपको कर्जा बढ़ाने में इसका रोल नहीं है। ये तो ठीक है कि आपके पास इतने ज्यादा नहीं है, पर बात यह है कि आपको ये बताना होगा उस किसान को कि आपकी मंदहाली की वजह, आपकी एक्सप्लॉयटेशन की वजह ये खेत मजदूर नहीं है। आपकी टोटल जो इनकम है उसमें से इतना बड़ा हिस्सा ये ट्रैक्टर वाले लेगी, इतना बड़ा हिस्सा ये मल्टीनेशनल लेगी, इतना बड़ा हिस्सा ये कर्जे का वाला शाहूकार ले गया गाँव का, इतना बड़ा हिस्सा बैंक वाले ले गए लोन में। इसने तो एक आपसे दिहाड़ी का 700 लिया है या 600 लिया है। ये मैं इतनी कंक्रीट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये एक एंगल की बात है, ये एक अप्रोच की बात है। अगर कोई पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रोच लेगी तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा गांव में। क्या आप देखते हैं कि किसान संगठन और खेतिहर और पिंडू मजदूरों की यूनियन है, उसमें कोई सामंजस्य का कोई उदाहरण आप देखते हैं? देखिए उसमें दोनों तरह की बातें चलती हैं, दोनों तरह का टकराव भी होता है, सहयोग भी होता है। टकराव तब होता है जो पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन लैंड ऑनर्स की तक ही रहती है और लैंड लॉर्ड्स के जैसे कलरिंग वाली होती है, जो उस तरह के इशू उठाती है, जिनका ये फिक्र नहीं रहता कि खेत मजदूरों को साथ में लेना है, तो वहां टकराव होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चलती है किसानों की कि खेत मजदूर उन्हीं का हिस्सा है और फ्यूचर में हमने तो फाइट ही ये करनी है कि किसान को लैंड मिले, जो ये मान के चलेंगे वो तो खेत मजदूरों को साथ में लेंगे और वो जो टकराव पैदा होता है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसी एंगल से जो मैं पहले बोला कि ये हमारी तो एक क्लास है, इस क्लास को हमने कास्ट को इस क्लास के विदन रख के सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने बोली कि आपको किसान को ये दिखाना होता है कि देखिए आपकी एक्सप्लॉयटेशन की वजह फ्यूडल लॉर्ड, गांव का शाहूकार और मल्टीनेशनल कंपनी, ये तीन, और बैंक, गवर्नमेंट बैंक के लोन की शक्ल में, ये 4 हैं जो आपकी एक्सप्लॉयटेशन की वजह है। और अगर आपने इस एक्सप्लॉयटेशन से निजात पानी है, फाइट करनी है, तो आपको जो गांव में 30% लोग बैठे हैं इनको साथ लेके फाइट करनी होगी। आपकी स्ट्रेंथ इसके साथ बढ़ती है। आप इसको साथ लेंगे और 40-50% आप बन जाते हैं, तो आप बन जाते हैं 70-80%। मैं बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, मेरे गांव में क्या है, हमने एक मोटे तौर पर जैसे उस तरह का सर्वे नहीं जो एक एकेडमिक तरीके से करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग करते हैं अपनी गांव में क्लास स्ट्रक्चर देखने के लिए, हमने एक सर्वे किया गांव के किसान एक्टिविस्ट के साथ लेकर। मेरे गांव में 90s 80 तक एक भी जट किसानी से एक भी किसान लैंडलेस नहीं था, सभी लैंड ओनर थे, भले ही 2 एकड़ वाले 1 एकड़ वाले। और गांव के लगभग
32% 30% जो खेत मजदूर हैं वो लैंडलेस थे। उनमें से एक फैमिली थी जिसके पास 2 एकड़ थे ज़मीन, 1 डेढ़ एकड़ था। सभी खेत मजदूर थे, दलित, आइडेंटिटी के लेवल पर, कास्ट के लेवल पर दलित थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के इस फेज में आते आते 16-17% जट किसानी की ज़मीन चली गई, वो लैंडलेस हो गए। वो कास्ट के प्लेन पर वो खेत मजदूरों के साथ नहीं है, पर अगर लैंड के क्वेश्चन से देखें तो वो जो 30% से वो बढ़कर 50% के नज़दीक चले गए। तो क्या है, जिनके पास 2-2.5 एकड़ रह गई, उनके पास उनकी भी ज़रूरत है कि उन्हें ज़मीन मिले। तो क्या हो गया, मेरे गांव के जाट किसानी और खेत मजदूर वो कुल मिला के गांव की 85% तक की वो पॉपुलेशन बन गई जिसे ज़मीन चाहिए, जिसके इशू कॉमन हैं, जिन्हें बैंक का सस्ता लोन चाहिए, जिसे जो शाहूकार गांव के कर्ज देते हैं उनसे निजात चाहिए, जिनको पीडीएस का राशन सस्ता मिले, अनाज मिले, वो भी चाहिए, जिनको ज़मीन भी चाहिए, जिनको फ्री और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली का चाहिए, सब चाहिए, उनके इंटरेस्ट कॉमन है। गैप किस बात पर है? गैप इस बात पर है कि हम जट हैं, आप दलित हैं। इस जट और दलित के क्वेश्चन को हमें इसी हिसाब से लेना होगा कि उनके क्लास इंटरेस्ट आगे लाने होंगे। और दूसरी बात पहले मैं पूरी करूं, क्लास इंटरेस्ट आगे लाके उन पर यूनाइटेड फाइट बिल्ड करनी होगी। और दूसरा है, जहां पर भी कास्ट एट्रिसिटीज है उसके लिए खड़ना होगा। जो जट किसानी है उसको भी मोबिलाइज करना होगा। अगर कोई जट किसानी में से भी ऐसी एट्रोसिटी में शामिल हो तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए दलित के साथ खड़ना होगा। देखिए, मैं फ्रैंकली ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ी बात ये चलती है, इतना बड़ी बात होती है कि कास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व नहीं किया गया। ठीक बात है, नहीं किया गया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज भी इसे अभी पूरी तरह हैंडल नहीं कर पाए हैं। पर हम तो पंजाब के एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं कि आप 2 काम कीजिए, गाँव में क्लास इंटरेस्ट को आगे लेके आइए और दलित की एट्रोसिटीज के खिलाफ डट के खड़े होइए, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। ऐसा तो ठीक है, उसके भीतर प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी, पर मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि पंजाब का उसके लिए कुछ, जैसे हम बोलेंगे कि कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं। क्या हैं? एक, जट पीजेंट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनकी रेवोल्यूशनरी ओरिएंटेशन बनाना ज़रूरी है। उनकी एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से हो रही है ये दिखाना ज़रूरी है। हर उस इशू को लेना ज़रूरी है जो उन्हें एक क्लास के तौर पर लेके आता है, और हर उस एट्रोसिटीज़ के खिलाफ खड़ना ज़रूरी है जो दलित की अजर्शन है ना। ये देखिए, ये बात पंजाब में भी है और इंडिया में भी है कि दलित जो अजर्शन है वो पिछले समय से बढ़ रही है। ये एक वेलकम फिनोमेना है, पर ये वेलकम फिनोमेना है, इसका ठीक डायरेक्शन तभी बन पाएगी अगर इसकी रेवोल्यूशनरी ओरिएंटेशन होगी। और रेवोल्यूशनरी ओरिएंटेशन के लिए आपको जट किसानी की रेवोल्यूशनरी ओरिएंटेशन बनानी ज़रूरी है। और पंजाब में देखिए, बीकेयू एकता अग्राहा का एक्सपीरियंस है। ज़लूर में गांव है, अटैक हुआ, बीकेयू के लोग बहुत फर्मली उनके साथ खड़े हुए, और जो भी कुछ यूनिट में उनके कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था कि हम क्यों जाएं उनके, ये तो हमारे जाट भाई पर अटैक हुआ है, जाट भाई पर केस दर्ज कराने की बात है, हम उसके फेवर में क्यों खड़े। उन्होंने बहुत स्पष्टता से उन्हें एजुकेट किया, बोले। पर जो भी ऐसे हिस्से थे जिनको ये नहीं लग रहा था, उनको कोई भी उनको जैसे छूट नहीं दी। उनको बोले कि देखिए, ये इंसाफ का मामला है, हम इनके पक्ष में खड़ेंगे, आपको जो भी सिलेक्ट करना है कीजिए। बहुत थोड़े लोग थे, बहुत लिमिटेड एलिमेंट थे जिन्होंने उन्हें छोड़ा या क्या किया कि हम साथ में नहीं जाएंगे। ब्रॉडली सभी किसानी उसके साथ खड़ी हुई। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है दलित लड़की के रेप के इशू पर अपना महल कलां का है। उसके बाद वो तो खैर दलित में थे नहीं थे, पर जो मुक्तसर में अपना गांव गंदड़ गांव है, उस गांव वो तो दलित लड़की थी। किसान जो थे वो अरेस्ट हुए, जेल में रहे किसान लीडर। ये वो बातें हैं, जब इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, आप एक पॉकेट में, एक एरिया में किसान और खेत मजदूरों की जॉइंट स्ट्रगल्स की एक जब हिस्ट्री बन जाती है तो इतना आसान नहीं रहता किसी के लिए दोनों को आमने सामने खड़ा कर देना। हाँ, पर वो बनानी पड़ेगी आपको।
ये एक कॉन्शियस एफर्ट है ये, क्योंकि क्या है कि विद इन पीपल ये एक इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन है जिसे रूलिंग क्लासेस यूज करती हैं। आपको इस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करना है तो आपको एक डेफिनेट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। वो अप्रोच क्लास स्ट्रगल और कास्ट के क्वेश्चन को इस तरह लेके चलने की है। और अब क्या है, ये जो ठीक, मैं इस पर आता हूँ, खेती कानूनों की स्ट्रगल में आता हूँ। इसमें क्या होता है कि वो बोल देते हैं कि किसान मजदूर एकता का स्लोगन है। बिल्कुल ये बहुत पॉजिटिव बात है इस एजिटेशन की कि ये स्लोगन आया, स्पेट के लेवल पर इस स्लोगन को अपहोल्ड किया गया, पर इसको एग्जैक्ट में लोगों को बीच इसको एक्सरसाइज करने के लिए जितनी भी ये जो पीडीएस की बात है, जितनी ज्यादा ये उठाई जाएगी उतनी ये खेत मजदूर को इस आंदोलन में लेके आएगी। और हमने देखा कि यहाँ जहां पर ये काम हुआ, जहां पर भी जिसने ये बोला और खेत मजदूर को मोबिलाइज किया गया, वो खेत मजदूर इस आंदोलन में आए, उनको ये अपना आंदोलन लगा। और ये जो एक तरह कास्ट की डिवीजन थी, जो दीवार थी, वो टूटी है। ये ऐसा नहीं है कि मिट गई है, पर ये बहुत पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। इसको कमजोर करने के और गिराने के लिए इसी बात पर और जोर देना चाहिए। कभी कभी देखिए एक बात चल जाती है, इस बात को लेके ना थोड़ा एक नेगेटिव एक नरेटिव बना दिया जाता है कि एक तरफ किसान मजदूर एकता का नारा लग रहा है, दूसरी तरफ इस गांव में ये हो रहा है। देखिए ये तो हो रहा है, ये तो हकीकत है, ये तो सदियों से होता आ रहा है। बात तो ये है कि किसान मजदूर एकता का नारा लगा है ना, ये पॉजिटिव बात है। किसान आंदोलन ने ये तो नहीं कहा कि खेत मजदूर कौन होते हैं, हमको इनसे कोई सरोकार नहीं। हाँ, किसी नारे का स्पेट होना, रियल में एक्सरसाइज होना, उस स्पेट को और स्ट्रेंथन करना, ये तो हर आंदोलन में काम रहता है। इसलिए ये बहुत पॉजिटिव फिनोमेना है कि ये नारा लगा इस आंदोलन में, खेत मजदूरों को लाने की बात हुई। अगर कुछ कम है, एफर्ट कम है, तो उसको दूर करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, जोर से करना चाहिए, हमारा ये मानना है। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप लोगों ने भी एक सर्वे किया, उसमें जो क्लास डिफ्रेंसिएशन या जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है पूरी रूरल प्लेन की, एकेडमिक हिसाब से भी देखें तो एनएसएसओ का एक जो सर्वे आया था 70वें राउंड का, या अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे करके गवर्नमेंट ने पिछले महीने निकाली, उसमें एक बड़ा जो इंडिकेटर ये आ रहा है कि जो रूरल प्लेन में जो नॉन फॉर्म जॉब है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। कृषिगत कार्य से ज़्यादा गैर कृषिगत कार्यों से लोग मजदूरी कर रहे हैं। जो किसान हैं, जो छोटे किसान भी हैं, वो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा मजदूरी से भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पूरी एक रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है एक रूरल प्लेन में भी, जहाँ पे बहुत तेज़ी से किसानों की जो ज़मीनें जा रही हैं, हर दिन किसानी अपने एक संकट से गुजर ही रही है। इसी दौर में किसान जब फार्म लॉज आए तो उसके साथ साथ लेबर लॉ कोड भी है। ये पूरा जो ताना बाना है वो एक बहुत बड़ी ग्रामीण परिक्षेत्र से रिजर्व आर्मी जो लेबर की है उसको क्रिएट करने का एक मुहैया पूरे इसको दिखा रही है। जब फार्म लॉज को लेके इतने बड़े आंदोलन हुए, लेबर लॉ को लेके कोई सुगबुगाहट नहीं है, बट अभी लगातार दिख रहा है कि पूरे भारत में वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे एक ऐतिहासिक हमला है। इस पूरे जो भी ट्रेड यूनियन के प्राप्त जन्माधिक अधिकार थे वो सबको पीछे धकेला जा रहा है। किसान आंदोलन में भी बहुत बार डिमांड्स के स्तर पे, उनके चार्टर्स में और कभी कभी मांगों में लेबर कोड का जिक्र करता है। जब हम किसान आंदोलन से बाहर निकल के एक पूरे पैन इंडिया लेवल पे एक प्रगतिशील मूवमेंट की इमेजिनेशन करते हैं, तो हम वर्किंग क्लास के साथ रिश्ते, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ कैसे रिश्ते, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के साथ जो पूरा उनके जो रिश्ते हैं, और लेबर लॉ कोड का जो हमला है, इन सब पे अगर हम समग्र रूप से विचार करना चाहें तो आपकी जब अपने एक लगातार आप एक इस मुद्दों पे सक्रिय रहे हैं, नज़दीक से सब चीज़ों को देखते रहे हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? भी लोग इस समय अपने अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल में हैं। ऐसे तो वर्कर्स भी हैं, लॉज के खिलाफ हैं, ये तो ठीक है कि उसके लेवल्स अलग अलग हैं। कोई बड़ी एजिटेशन बन गई है, कोई उस तरह की उतनी बड़ी नहीं बन पाई है, पर सभी सेक्शंस अपने राइट्स को लेके, अपनी इकोनॉमिक राइट्स को, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके फाइट में है। अगर इस बात को इधर से लें कि एक्चुअल में ज़रूरत ये है कि जो सभी लड़ रहे लोग हैं उनको ये बनना, उनको ये पता चलना कि एक्चुअल में उनकी ये सारी फाइट जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, सो कॉल्ड जिन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं,
उनके अगेंस्ट उनकी फाइट है। और ज़रूरत तो इस बात की है कि जितना बड़ा ये ऑफेंसिव है इंडियन रूलिंग क्लासेस का लोगों के ऊपर इंपीरियलिज्म के साथ होकर, उस टोटल को फाइट आउट करने के लिए जितनी बड़ी यूनाइटेड रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, एक्चुअल में वो नहीं है। और ये सब एक तरह अलग थलग स्ट्रगल्स चल रही हैं, ये खिंडी हुई स्ट्रगल्स हैं। और एक स्ट्रगल के दूसरी के साथ कंसर्न तो रिफ्लेक्ट होते हैं, ज़ाहिर होते हैं। कभी कभी उस किसी ने एक की दूसरे की सपोर्ट कर दी, उसके फेवर में कोई बयान दे दिया, कभी एक आधा यूनाइटेड एक्शन भी हो गया, पर ये तो बहुत कमज़ोर है यूनिटी के लेवल पर, ये सफिशिएंट नहीं है। और इसको लेकर इस टोटल सीन को मैं तो ऐसे देखता हूँ कि एक्चुअल हुआ क्या इस समय कोरोना पीरियड में, उन्होंने एक तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नेक्स्ट फेज का आगे बढ़ाने के लिए, देखिए गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद दूसरी टर्म में उन्होंने ये लिया कि ठीक है इलेक्शन, वो फिगर्स में भी उनकी मेजॉरिटी का इशू किसी हद तक सॉल्व हो गया, और नेशनलिज्म के तो स्लोगन पर भी उन्होंने लगा कि हमें थोड़ा साउंड फुटिंग पर हैं हम पहले के कंपैरिजन में। और उसके साथ ही कोरोना का था जो उसका फेवर भी उन्होंने लिया, यूज़ किया उसे। तो इस सारे में उन्होंने एक तरह पूरी तरह एक बहुत बड़ा ऑफेंस लोगों पर बोला। वो जो उस समय निर्मला सीतारमन ने कुछ स्टेप्स अनाउंस किए, मैं थोड़ा मई 2020 में कोरोना के पीरियड में, तो वो एक तरह बहुत बड़ी कंसेशंस उन्होंने कॉरपोरेट्स को दिए, एक तरह खजाना उनके सुपुर्द करने की कोशिश की सीधे ही। और साथ ही में ये दूसरी तरफ लोगों से छीनने का, वो जो उन्होंने आपने बोला कि ये एक्चुअली तो ये एक सेट है, किसान को खेत से निकालना और उसे, वो तो एग्रीकल्चर लॉज करेंगी, और उसे कॉरपोरेट्स के हाथ में एक लेबर के रूप में, इस तरह के लेबर के रूप में देना जिसका कोई राइट नहीं है अपने नेगोशिएट करने का, अपनी वो लेबर के रेट को लेकर या कुछ, ये एक पूरा सेट है। ना सिर्फ ये, उसके साथ उन्होंने जो ये अपना वो किया, सभी गवर्नमेंट अदारों को बेचने का किया उन्होंने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को जो कारोबार थे, वो एजुकेशन की पॉलिसी लाई। उन्होंने एक पूरा सेट जो पूरा बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंसिव था आगे लेके आए। इसके साथ जो लोगों की मूवमेंट की वीकनेस है वो ये है कि वो पूरी रेजिस्टेंस है, वो खिंडी हुई रेजिस्टेंस है, वो यूनाइटेड नहीं है। कोई आगे है, कोई पीछे है, सब ने अपने अपने लेवल पर, अपने अपने प्लेन पर इसका रेजिस्ट तो किया, रेजिस्टेंस तो हो रही है, पर ये रेजिस्टेंस एक यूनाइटेड नहीं है, एक तार में नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत तो इसको एक तार में लेके आने की है। उसका रिलेशन ये है कि इसे नेशनल लेवल पर एक यूनाइटेड लीडरशिप प्रोवाइड कराने की है। और ये पंजाब इंडिया की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की या लोगों की टोटल मूवमेंट की ये वीकनेस है, उसकी ये लिमिटेशन है कि इसे एक यूनाइटेड लीडरशिप प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, ये सिचुएशन है। और इसमें से हमारा ये मानना है कि इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें मीन्स स्ट्रगलिंग जो लोग हैं उनको ये एफर्ट करनी चाहिए कि एक दूसरे की स्ट्रगल के साथ कंसर्न बढ़ाने होंगे। यही आगे बढ़ने का रास्ता यही है। देखिए दिल्ली के बॉर्डर पर मोर्चे लगे हुए हैं, ये वही बेल्ट है जिसके आसपास इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, इसी के बीच में बैठे हैं। जिस लेवल पर लॉज का और लेबर कोड्स की स्ट्रगल का एक तरह जिसे हम बोलेंगे समेल होना चाहिए था, उनकी यूनिटी दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। करने की ज़रूरत तो यही है कि जितनी उस यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए। कुछ अटेम्प्ट्स हुई हैं, ट्रेड यूनियन का नेशनल लेवल पर सेंटर है, उनकी स्ट्राइक की किसानों ने सपोर्ट की, किसानों की किसी बड़ा उन्होंने कोई बंद की कॉल दी, उन्होंने सपोर्ट की। पर ये अभी लीडरशिप के लेवल पर यहाँ कुछ जैसे होने बोल सकते हैं हम कि एक तरह जेस्चर के लेवल पर ज़्यादा रह रहा है, हकीकत में एक यूनाइटेड स्ट्रगल से बहुत पीछे है। इस दिशा में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो जब मैं पंजाब लगातार घूम रहा हूँ तो उसमें एक दो चीज़ें जो दिख रही हैं, जो युवा है, जो यूथ है, वो जो इस आंदोलन में आ भी रहा है, उसमें एक
वो बेरोजगारी का मार झेल रहा है। बाहर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना भी इतना आसान नहीं रह गया है। इसी बीच में सेंटर में एक ऐसी हिंदुत्व बेस्ड पार्टी है जो लगातार हिंदुत्व का जो अपना एजेंडा है आगे बढ़ा रही है पंजाब में, और ये सरकार लगातार हिंदू बनाम सिख जैसा चीज़ खड़ा कर रही है। पंजाब में एक हिस्टोरिकली 70s 80s में एक आंदोलन का फेज रहा है जहाँ पे पंजाबी आइडेंटिटी, सिख नेशनलिटी, सिख इथोस और सब मिलजुल के एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट सिचुएशन बनाती है, जहाँ पे एक रिलीजन बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड सिख आइडेंटिटी का एक बहुत जोर शोर से युवाओं में एक जोर भी मार रहा है। इस पूरे जो घटनाक्रम है जहाँ बहुत बार सरकार खालिस्तानी ब्रांड करने की कोशिश करती है, लेकिन एक युवाओं में एक बेचैनी है, न्यू लिबरल जिसको एंजाइटी बोलते हैं, इन सब में उनका एक रुझान एक सिख आइडेंटिटी के तौर पे भी होता है। इस पूरे परिघटना को जहाँ पे चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, जो कभी तो प्रगतिशील मूवमेंट के नेशनलिटी क्वेश्चन से लेके एक बहुत ही राइट विंग आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स तक जा सकती हैं, इस पूरे स्पेक्ट्रम में ये आज की क्या परिस्थिति है पंजाब की, और प्रगतिशील मूवमेंट किसान संगठन इसको कैसे देख रहे हैं? बात ये है कि पंजाब में एक्चुअल में एक मिलिटेंसी का पीरियड है जिसने पंजाब के बाद का जो पीरियड बना 90s का, ये एक तरह 3 दहाके का जो पीरियड है उसका, उस पर एक उसका इम्पैक्ट है। वो इम्पैक्ट ये है कि एक्चुअल में जो हुआ ये था उस समय कि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पीजेंट्री की अनरेस्ट को वहाँ की रूलिंग क्लासेस ने यूज किया था क्रिमिनल तरीके से। उसके 2 पर्पस थे। 80s में पीजेंट्री का बहुत बड़ी अपसर्ज थी उस समय, वो सी तो मेनली कर्ज और एमएसपी और इन इशू पर थी, बहुत बड़ी अपसर्ज थी। उस अपसर्ज को टैकल भी करना था उन्होंने, इंडियन पंजाब की रूलिंग क्लासेस ने, और आपस में खुद में भी उन्होंने एक दूसरे से कुर्सी जो हासिल करनी थी वो फाइट भी, जो डॉग फाइट वो करते हैं वो फाइट भी थी। उस दोनों बातों को उन्होंने एक तरह से इस तरह सॉल्व करने की कोशिश की कि पंजाब की जो पीजेंट्री की अनरेस्ट थी उसको क्रिमिनल जो कलरिंग उन्होंने दी। मेनली वो जो खालिस्तान का इशू था या जो सारा इशू था वो ये इशू था। और अब क्या है, अब बात ये है कि पंजाब की पीजेंट मूवमेंट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि जो वो क्रिमिनल कलरिंग है या क्रिमिनल जो बात है वो सारी की सारी इस एजिटेशन में रूलिंग क्लासेस सेक्शन लाना चाहते हैं। देखिए, ये सबसे पहली बात कि ये एजिटेशन सेकुलर एजिटेशन है, इसे सेकुलर रखने का कंसर्न पंजाब की पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन का है और रहना चाहिए। जो जहां तक होता है कि एक आम पीजेंट है, आम किसान है, वो सिख है, वो हिंदू भी है पंजाब में, और वो बहुत थोड़े हैं मुसलमान भी हैं, वो आते हैं, वो अपनी रिलीजन की जो अपने धर्म की आइडेंटिटी साथ लेके आते हैं, उससे इस मूवमेंट को कोई खतरा नहीं होता। क्यों? वो जयकारा भी लगाएंगे, वो जयराम भी बोल दे, वो अल्लाह अकबर कुछ भी बोलेंगे, वो जब बोलते हैं उसका इस एजिटेशन के सेकुलर करैक्टर को कोई खतरा नहीं है। वो एक आदमी की अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी होती है। खतरा तब पैदा होता है जब उस एजिटेशन को टोटल एक स्पेशल रिलीजन की कलरिंग देने की कोशिश होती है। जैसे 26 जनवरी को लाल किले पर एक धर्म के झंडा चला के उसको करने की कोशिश की गई। तो वो क्या है, वो क्या अटेम्प्ट थी, वो पंजाब की जो एक रूलिंग क्लास के विदन की पॉलिटिक्स के सेक्शन हैं जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो उनकी एक अटेम्प्ट थी। और बात ये है कि ये जो सेक्शन है उसका पंजाब के रियल लोगों के रियल इश्यूज के साथ, पीजेंट्री की स्ट्रगल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो पंजाब के यूथ को वही उसी तरह जैसे पहले पंजाब के पॉलिटिशियंस ने अपनी डॉग फाइट में और जहाँ दूसरी एक तरह लोगों की मूवमेंट को बैकफुट के धकेलने के लिए उस पर्पस से यूज किया था, आज भी वो अपने पॉलिटिकल मोटिव को सर्व करने के लिए पंजाब की स्टेट में अपना शेयर लेने के लिए वो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। उन्होंने किसान मूवमेंट को यूज करने की कोशिश की है। किसान मूवमेंट के बिना भी वो अलग अलग समय पर इस तरह के इशू उठाते रहते हैं। इसलिए किसान एजिटेशन के कंटेक्स्ट में तो ये इतनी बात है। ये बात ठीक है कि एजिटेशन में मैं तो ये कहूँगा कि एक बात
को डिमार्केट करना चाहिए। एक रिलीजन की आइडेंटिटी है, पंजाब के सिख किसान की बात है, उससे ज़्यादा पंजाब के नेशनलिटी की आइडेंटिटी की बात है। पंजाब की नेशनलिटी की आइडेंटिटी इस स्ट्रगल में उसका एक बेनिफिट हुआ है, वो एक पॉजिटिव बात है। वो तब तक पॉजिटिव रहती है जब तक वो अहंकार के लेवल पर ना चली जाए कि हम ही हैं पंजाबी, दूसरे तो सारे कुछ करने के लायक नहीं है, हम ही लीड कर रहे हैं। जब तो इसमें वो चली जाएगी फिर तो वो नेगेटिव बात बन गई। जब तक वो किसी को असर्शन बन के आती है, जब तक वो दूसरों के लिए हौसला बन के आती है, स्पिरिट के लेवल पर होती है, वो पंजाबी नेशनलिटी ने इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया है। हरियाणा में पंजाबी किसान थे, वो आगे लगे, यूपी में पंजाबी किसान थे, वो आगे लगे। इस सेंस में पंजाबी नेशनलिटी की आइडेंटिटी है जहां तक, वो एक पॉजिटिव बात है अगर वो यहाँ तक लिमिटेड रहे। तो इतने लिमिटेड कंटेक्स्ट में तो इसे यही कहा जा सकता है। एक अंतिम सवाल ये है कि जब ये किसान आंदोलन एक रास्ता दिखाया है, एक पिछले 2-3-4 सालों से आंदोलनों की एक झड़ी है। पहले दलित आंदोलन विरोध बमुला से शुरू हुआ, फिर सीए एनआरसी का मुद्दा आया, उसके बाद किसान आंदोलन एक आगे बढ़ा हुआ आंदोलन है। लेबर मूवमेंट पे भी, लेबर कोड पे लगातार वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस तरह के ऑथोरिटेरियन रिजाइम से लोगों का सामना हो रहा है और उसके खिलाफ जो मोर्चे की, जैसे आपने पहले बात की, एक बड़ी लड़ाई है और एक साझा लड़ाई होगी, तो इसमें जब इसकी साझा मोर्चे की बनाने की बात होती है तो बहुत बार बहुत सारे तरह के चीज़ों में ऐसा लगता है कि बस हमारी तो लड़ाई मोदी सरकार से है, बहुत बार ऐसी लगती है कि बहुत हमारी तो लड़ाई बस कांग्रेस से है, या केवल हमारी लड़ाई केवल नव उदारवादी नीति से है। ये जब पूरा एक साझा जो मोर्चा बनता है और ये पूरे पूंजीवाद के ताना बाना, जो न केवल नव उदारवाद बल्कि जो पूरा सिस्टम ऐसे एज ए सिस्टम है, उसका जो जॉइंट फ्रंट बनेगा, उसमें अभी तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें लिबरल्स, कांग्रेस सब शामिल हो जाते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करती है वो भी शामिल हो जाती है। हम अगर ऐसी लड़ाई के परिकल्पना करते हैं तो जो अल्टरनेटिव साझा मोर्चे का स्वरूप आप क्या देखते हैं? हाँ देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस समय सारी इंडिया के जो कंसर्न्ड लोग हैं, जो चाहते हैं कि जो मोदी रिजीम का जो ऑफेंसिव है लोगों को उसको रेजिस्ट किया जाए, तो ये सरोकार रहता है, ये कंसर्न है। उसमें मेरा ये मानना है कि देखिए, ज़रूरत इस बात की है इस समय इंडिया में कि सेकुलरिज्म अपने आप में एब्सोल्यूट बात नहीं है। सेकुलरिज्म तो कांग्रेस का भी है बोलने में, मैं नहीं मानता कांग्रेस सेकुलरिज्म है, पर इंडिया की पॉलिटिक्स में वो अपना फेस एक ऐसा लेके आते हैं। और बहुत से जो अपने जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, या सो कॉल्ड लेफ्ट वाले हैं, या जो प्रोग्रेसिव सेक्शंस हैं, वो फिर जब मोदी सरकार के खिलाफ फाइट करने की बात आती है तो वो कांग्रेस तक चले जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सबसे क्रूशियल बात है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ऑफेंसिव, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का भी जो रिलीजन को यूज़ करने की बात है, जहाँ जो उनके फासिस्ट अटैक की बात है, उसका भी एक रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। जो उन्होंने करना है काम, उसके लिए ज़रूरत है उन्हें हिंदू, अपने सिख और हिंदू या हिंदू मुस्लिम में बांटने की। अपने आप में ये इतनी बड़ी बात नहीं रह जाती, क्योंकि इसके ज़रिए उन्होंने वो सब करना है जो आज कर रहे हैं। उन्होंने एम्पेरियलिज्म को यहाँ लाना है, उन्होंने देसी कारपोरेट्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उन सब को उनके प्रॉफिट्स की फिक्र करनी है, उनको लोगों को के जायदाद लुटानी है। इसके खिलाफ अगर फाइट करना है तो अपने आप में कि जो भी सेकुलर फोर्सेस हो वो इकट्ठी हो जाएं। एक तो उसमें क्वेश्चन रहेगा कि कौन जेन्युइन सेकुलर है और कौन नहीं है, एक तो ये देखना पड़ेगा, उसको भी देखना चाहिए जेन्युइन सेकुलर कौन है। पर दूसरा ये देखना चाहिए कि कौन है जो इस साम्राज्यवादी जो अटैक है लोगों पर, उसको उसके रेजिस्ट करता है। जो भी देखिए, ट्रू सेकुलर और जो साम्राज्यवादी अटैक है उसके खिलाफ खड़ने वाला ये यूनाइटेड फ्रंट इस समय इंडिया में ज़रूरत है। और उसमें कौन आएंगे? उसमें आदिवासी आएंगे, उसमें किसान आएंगे, खेत मजदूर आएंगे, उसमें यूथ आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, उसमें एम्प्लॉइज आएंगे, वर्कर्स आएंगे, इन सब का चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के रूल में हिस्सेदार हैं, वो क्या आ जाता है, जो क्षेत्र अलग अलग स्टेट्स में हैं, वो तो सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आने वाली हैं। उनके साथ मिलके अगर कोई यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात आती है और मोदी सरकार को रेजिस्ट करने का है, तो वो एक इल्यूजन होगा। हाँ, उनको यूज करना अलग बात है, यूज तो करना होता है। रूलिंग क्लास पार्टीज हैं, वो मोदी को अपोज करती हैं। इवन पंजाब में अकाली दल इस समय कर रहा है,
कोई बसपा वाले कर रहे होंगे किसी स्टेट में, कोई और कर रहा होगा, ममता बनर्जी कर रही है, उनको यूज करना अलग बात है। उनके साथ रल के यूनाइटेड फ्रंट बना के रेजिस्टेंस देने का इल्यूजन, ये इल्यूजन ही होगा। हाँ, अगर लोगों का अपना यूनाइटेड फ्रंट बनता है, जो मैंने सेक्शंस गिने हैं उनका यूनाइटेड फ्रंट बने, और ठीक है उनकी सपोर्ट भी लेनी होती है, उनको यूज करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सी काल की वो सपोर्ट करते हैं, उनको बाहर भी रखेंगे। जैसे किसान स्ट्रगल है, वो पार्टीज को यूज तो करते हैं, पर उनका मंच प्रोवाइड, अपना मंच नहीं देते कि वो आए यहाँ आके बोलें। इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं जो वो लेके चलना होगा। इस तरह का यूनाइटेड फ्रंट हम समझते हैं बनना चाहिए। अब बात खत्म करने से पहले एक बहुत ही अति संक्षिप्त टिप्पणी चाहते हैं कि पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लगातार ये बोला जा रहा है कि पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पूरा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का जो खेल है, उसमें किसान आंदोलन से लगातार ये डिमांड हो रही है कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, वहाँ पे ना अकाली सक्सेस हो पा रही है, ना कांग्रेस है। किसान आंदोलन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, पार्टी बना के करना चाहिए। इस पूरे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में जो ये डिमांड है, उसको आप अगर अंतिम बात। हाँ, देखिए वो ऐसा है, ये बहुत बर्निंग इशू है इस समय पंजाब में। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पंजाब के जब लोग ये डिमांड उठाते हैं ना कि देखिए लोगों को हम अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं किसान लीडर, उन्हें पंजाब की असेंबली में जाना चाहिए, लॉ बनाने चाहिए। एक लेवल पर ये अच्छी बात है। अच्छी ये है कि लोगों ने अपने इश्यूज को पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करना शुरू कर दिया। पहले वो महज इकोनॉमिक टर्म में सोचते थे कि वो अलग बात है, असेंबली या पार्लियामेंट या पॉलिटिक्स की, ये हमारे इशू अलग हैं, क्योंकि वो तो वहीं से आते हैं। रिलेट करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लिमिटेशन ये है कि जब वो रिलेट करते हैं, वो रिलेट ऐसा करते हैं कि उनके मन में उस असेंबली से और पार्लियामेंट से कुछ हो सकता है उनके फेवर में, ये एक उनके मन में इल्यूजन बना हुआ है। इस किसानों का काम, किसान लीडरशिप का काम इस समय ये है कि वो इस वैक्यूम में इंटरवीन करें, जोर से करें। इंटरवीन ये करें कि वो जो लोगों के बेसिक इशू हैं, किसानी के बेसिक इशू हैं, उनको रेज करें, उनको फोरफ्रंट पे लाएं, और पॉलिटिकल पार्टीज को रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए मजबूर करें कि आपकी कर्जा पॉलिसी क्या होगी, आप WTO से बाहर आएंगे, आप लैंडलेस लोगों के लिए लैंड देंगे, आप पंजाब में लैंड सीलिंग एक्ट लागू करेंगे, आप पंजाब में ये जो 2003 का बिजली कानून है जिसकी बेसिस पर पंजाब के जो बिजली के समझौते हुए हैं उसको रद्द करने की बात करेंगे, आप पंजाब में APMC मंडी जो पहले वाली 60s वाली उसको बहाल करने की बात करेंगे, आप पंजाब में दलित एट्रोसिटीज के खिलाफ आपकी क्या पोजीशन होगी। मीन्स जो बेसिक इश्यूज होंगे, जैसे आप पंजाब में हेल्थ के सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बाहर करेंगे, आप पंजाब में एजुकेशन सेक्टर है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट बना 2004 में, उसको आप खत्म करेंगे। जिसका मतलब क्या है कि आप लोगों के बेसिक रियल इश्यूज हैं वो फ्रंट पर लाएं। पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन का इस सेंस में पॉलिटिकल रोल बनता है। अगर वो किसी असेंबली में जाके किसी पॉलिटिशियन के साथ रल के बैठ के कोई सॉल्व करने का किसी भी तरह का कोई सोचते हैं, तो ये एक इल्यूजन होगा। इस तरह का इल्यूजन होगा जो पीजेंट मूवमेंट को डैमेज करेगा। इससे बचना होगा और रियल इश्यूज को रेज करके वो पॉलिटिकल वैक्यूम जो उसको भरने की कोशिश करनी है। धन्यवाद पावेल, आपका बात करने के लिए। हमने तमाम मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिए वर्कर्स उन्नति के साथ। हम और भी इस सिलसिले में अलग अलग संगठनों के एक्टिविस्ट और किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। धन्यवाद।